चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और जिन जिन विद्यार्थियों का इतिहास है यानी हिस्ट्री है और उनको इस बार 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं फाइनल वाले, तो घबराइए नहीं, हम आपके लिए प्रत्येक सीरीज में 10 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। और आज जो है वो हम आपके लिए भाग 1 का 10 क्वेश्चन लेकर के आए, टॉप 10 वाला। बता दें 12th क्लास का जो इतिहास है वो आपके 3 बुक्स है, इसमें एक आपका भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ठीक है, भाग 1 जो आपका बुक है वो प्राचीन भारतीय इतिहास है और भाग 2 है वो आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास और भाग 3 में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास। तो भाग 1 जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ से आपके लगभग 15 से जो है वो आप मान के चलिए कि 15 से 20 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही केवल आपको मिल जाएंगे। अगर 2 अंक के क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम ऐड कर लें तो कम से कम आपको 25 से 30 अंक जो है वो आपको भाग 1 से ही आ जाएंगे। और इसमें अगर हम बात करके चले कि एंशिएंट के लिए जो आपका 20 अंक के आसपास जो टच होगा ऑब्जेक्टिव पहले बुक से, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। 87-88 प्रश्न अगर बात कर ले तो कुछ 1-2 प्रश्न रिपीट भी है, अगर उसको हटा देंगे तो लगभग 80 प्रश्न जो है वो बचेंगे। अगर इस 80 प्रश्नों को आप कर पाते हैं तो समझिए इससे 15 से 20 अंक जो है आपका वो फिक्स हो जाएगा। मतलब ये साफ है कि हम 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको करा रहे हैं उसमें से समझिए कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आपके बोर्ड में एकदम हूबहू मिल जाएंगे, एक भी ऑप्शन चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। और ये भाग 1 का जो सीरीज है वो आपका आज के वीडियो सेशन का तीसरा सीरीज है। तो जाहिर सी बात है कि तीसरा सीरीज है तो हम 20 नंबर के बाद 21 प्रश्न से शुरू करेंगे और 30 प्रश्नों तक देखेंगे टोटल, और टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए आज के तीसरा सीरीज स्टार्ट करते हैं। बाकी के दूसरे सीरीज तक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये तीसरा सीरीज का पहला प्रश्न है आपके सामने, काफी प्यारा सा और बढ़िया सा प्रश्न है। अगर आप इसको डील कर देते हैं तो समझिए बोर्ड में और भी एकदम आसान होने वाला है। प्रश्न आप पढ़िए, महावीर स्वामी का जन्म, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या लुम्बिनी में हुआ था, या फिर पावापुरी में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था, या फिर सारनाथ में हुआ था? सबसे पहले आप सब रूल जानते हैं ना कि आपको एक पेन लेने हैं और एक पेज लेने हैं। एक तरफ आप अपना आंसर लिखेंगे और एक तरफ जो है मेरा आंसर लिखेंगे। एक तरफ अपना और एक तरफ मेरा, ये होगा सही होगा। आप लिख लीजिए फट से वीडियो रोक के, और एक तरफ जो हम सही आंसर कराएंगे वो, और लास्ट में आपको जवाब देने हैं कि 10 में से कितने आपका सही है, ताकि हम जज करते रहें कि अगर आप पहले से सीरीज में बने हैं या फिर कहीं भी पढ़े हैं और जितना आपका एग्जाम का घड़ी नजदीक आ रहा है भाई, उस हिसाब से आपकी तैयारी क्या है। ठीक है, तो बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो याद रखेंगे कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन। अब ये कुंडलवन कहाँ पड़ता है? तो कुंडलवन वैशाली पड़ता है। याद रखेंगे कहाँ पड़ता है? वैशाली। लेकिन एक यहाँ माइनर मिस्टेक है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सब चीज को आपको आराम से पढ़ना होगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा आप उसको जज करिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुंडलवन, और जानकारी के बता दें कि कुंडलवन जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। लेकिन महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडलवन नहीं, कुंडल ग्राम में हुआ था। याद रखेंगे कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था, और ये वैशाली में पड़ते हैं। याद रखेंगे कुंडल ग्राम कहाँ है? वैशाली में। और कुंडलवन कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर वाले क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे वर्डिंग मिस्टेक है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी सही है, कुंडल ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 21 के सी ऑप्शन सही है, कुंडलवन को कुंडल ग्राम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न के ऊपर में। काफी प्यारा प्यारा सा प्रश्न आपको दिखने को मिलेगा, खास करके जो बच्चे हमारे वीडियो सीरीज में पहले से बने हैं, इतने हार्ड प्रश्न करा दिए कि अब तो एकदम ईजी लगेगा आपको। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बताइए पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, बोध गया में, राजगृह में, या फिर बनारस में, या वाराणसी कहो या बनारस कहो? तो फटाफट से सही जवाब दीजिए। और हम सही जवाब की अगर बात कर लेंगे
तो पहली वाली जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी आपके राजगीर में, याद रखेंगे। राजगीर में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था जब भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे कब, तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे 483 ईसा पूर्व में इनका जो है कि मृत्यु हुआ था। तो उसी वर्ष जो है वो भगवान बुद्ध के वो क्या हुआ था, तो राजगीर में जो है अजातशत्रु का समय काल चलता था और अजातशत्रु के समय काल में जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक सभा बुलाई गई और ये पहली बौद्ध सभा कहलाई, इसको पहली बौद्ध संगीति कहते हैं, ठीक है। तो समय काल अजातशत्रु का है और जगह बिहार के अंदर में राजगीर, जिसको राजगृह या राजगीर भी कहते हैं, यह प्राकृत भाषा में इसका नाम है राजगाह, ठीक है। चलिए इतना तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो 12 के यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम राइट है। अब हम बढ़ते हैं 22 के हो गया ये। आप 23 नंबर प्रश्न के ऊपर देखें तो बताइए कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिनों तक चला। 1 मिनट, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, प्रश्न ये है। बताइए पांडवों ने जीता या कौरवों ने जीते, संथाल ने जीते या मंगोल ने। मंगल है लिखा हुआ, आप मंगोल ही समझिएगा कि मंगोल ने जीते। बताइए कौन जीते कुरुक्षेत्र का युद्ध। जाहिर सी बात है कि पांडवों की ही कुरुक्षेत्र का युद्ध में जीत हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन तक हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो कौरव और पांडवों के बीच हुई थी, जिसमें विजय कौन हुए थे, तो पांडव विजय, यानी पांडव ने युद्ध जीता। तो 23 का ए ऑप्शन एकदम क्या है, तो राइट है। अब बढ़ते हैं हम 24 नंबर प्रश्न के ऊपर में। जैन धर्म से प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। बताइए श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, ईसाई से या फिर ब्राह्मण से। बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। कई बार आपको अंतर आ जाएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर स्पष्ट करें, तो श्वेतांबर जो होते हैं ना वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर जो होते हैं वो नग्न रहते हैं, कोई भी वस्त्र नहीं धारण करेंगे, एकदम प्राकृतिक रूपी ड्रेस में रहेंगे, निर्वस्त्र रहते बिना कपड़े का। श्वेतांबर की बात कर लेंगे तो इसमें स्त्री को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार माना गया है और दिगंबर को स्त्री को मोक्ष प्राप्ति का कोई अधिकार नहीं माना गया दिगंबर परंपरा में। जो स्थूल भद्र के शिष्य होते हैं, जो स्थूल भद्र के हिसाब से चलेंगे तो उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया और भद्रवायु के जो शिष्य होते थे उनको दिगंबर कहा गया। आप ऐसे कर करके डिफरेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो लेक्चर्स में हम आपको और विशेष अंतर इसमें पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो 24 के यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ये जैन धर्म के। जैन धर्म कब 2 वर्ग में बढ़ता है, जैन संगीति के अलावे जो अंगुत्तर निकाय वगैरह सबकी चर्चा की गई है। इतनी सारी चीजें के बाद में हमें भी याद नहीं रहता है। आप देख सकते हैं रात में आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा नींद भी आते रहता है और उस सिचुएशन में वीडियो बनाते हैं, पूरी कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। फिर भी हम कोशिश में ये रहते हैं कि एक भी माइनर भी मिस्टेक ना हो जाए, ताकि आपका एक भी आंसर इधर उधर हो जाए तो फिर आप गलत रट लो। इसलिए पूरी के पूरे हम चेक करते रहते हैं कि हमेशा सही हो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। बताइए सबसे बड़ा नगर कौन है। मोहनजोदारो है, लोथल है, कालीबंगा है, रंगपुर है। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो था। तो ये आपका 25 के ए। हालांकि हड़प्पा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि हड़प्पा वहाँ के जो लोग हैं ना, चोर चुट्टा लोग, वो हड़प्पा के लगभग जो चीज़ें थी वो अंदर से वस्तुएं वगैरह निकाल करके और उसको नष्ट कर करके और हड़प्पा को मार डाला रे बाबा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, साहित्य नहीं है या फिर सिक्के, अभिलेख या फिर भाग्यावशेष। बताइए कहीं भी खुदाई होती है और भाग्य से सौभाग्य से कुछ चीजें हाथ लगते हैं जो उसके बारे में, उस समय काल के बारे में जानकारी देता है, उसको हम भाग्यावशेष कहते हैं। अभिलेख पुरातत्व के अंतर्गत आएंगे, सिक्के अपुरातत्व के अंतर्गत आएंगे। लेकिन साहित्य जो है वो साहित्यिक स्रोत है, ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो 26 के ए ऑप्शन सही होगा, नहीं आते हैं, यही पूछा गया आपसे। तो 26 का ए क्या है, सही है। अब हम बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। तो बस अब 3 ही प्रश्न है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से खत्म करिए।
3 प्रश्न करने का मतलब 3 क्वेश्चन बोर्ड में आप फिक्स कर लिए, समझ रहे बात ना। तो ये ध्यान रखेंगे बात को। आप आराम आराम से 10 क्वेश्चन करा रहे हैं और 10 क्वेश्चन में कम से कम ये मान के चलिए कि 2 4 8 माने 2 से 3 प्रश्न आपका फिक्स रहेगा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, बताइए। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, सारनाथ में या राजगीर में? पहली बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो राजगीर में हुआ। दूसरी बौद्ध संगीति की अगर बात कर लेंगे तो ये वैशाली में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति के आयोजन की बात कर लेंगे तो पाटलिपुत्र। बाकी वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रखे थे कि जब पहली बार बौद्ध संगीति हुआ था उस समय राजा थे अजातशत्रु, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी बात बौद्ध संगीति 100 साल के अंतराल पे लगभग 383 ईसा पूर्व के आसपास कालाशोक राजा हुआ करता था। वैशाली राजधानी गई थी, वैशाली में ही हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति के बाद कहना नहीं है भाई, सम्राट अशोक आ गए हैं और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करते हैं कलिंग युद्ध के बाद। और फिर वो याद रखेंगे तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अपने राजधानी पाटलिपुत्र में करा ही देते हैं। तो ये 27 की अगर बात कर लेंगे सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही है, पाटलिपुत्र। ठीक है, वीडियो से लाभ मिल रहा होगा तो जरूर आप एक पहले लाइक का बटन दबा दें और आपके जो भी सगे संबंधी होंगे, फ्रेंड वगैरह होंगे, दोस्त सहेली वगैरह जो भी होंगे उन पे वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा और बोलिएगा इस चैनल से जुड़ के रहें ताकि उनको भी लाभ होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, ज़्यादा आप हमें प्यार सम्मान दीजिएगा, लाइक कमेंट करिएगा, उतना ही हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो। अभी क्या है ना कि इस चैनल पे एक दिन गैप करके वीडियो डाले जाते हैं, एक दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करते हैं सुबह के 6 बजे से 6:30 के बीच में। लेकिन अगर आप लोग का साथ रहा, बहुत सारे लोगों पे आप शेयर करेंगे तो प्रतिदिन वीडियो आएगा, ये हमारा दावा है। चलिए, आपके जब तक एग्जाम ना हो जाए कंप्लीट तब तक। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, बताइए। प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किया? कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन या फिर पतंजलि? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाले कौन है? सही जवाब की बात कर लेंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाले हैं आपके हरिसेन। हरिसेन किनके दरबारी कवि है? तो हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि है। किनके भाई? तो समुद्रगुप्त के। नहीं दिख रहा होगा, आप ऐसे समझ जाइएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि है हरिसेन। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति करवाई इलाहाबाद में के। और प्रयाग का प्रशस्ति का मतलब होता है राजा की प्रशंसा करना। ठीक है, चलिए आप समझ जाइएगा, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 29 और 30 दो ही प्रश्न है। एकदम 29 तो हल्का है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, बताओ कौन न जाने महाभारत युद्ध कितने दिन चला। तो भाई 18 दिन चला, एकदम रट जाओ। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 चला। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या कितने होती है? 18 होती है। आप ये सब याद रखा करिए। 29 के डी ऑप्शन सही है। और आज का लास्ट प्रश्न जाते जाते एकदम सबको सही कर देना है, यही हमारा आप सबों से उम्मीद है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ब्यास है, तीसरा सतलज है, चौथा रावी। बताइए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? सबसे हल्का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो ये हम आपके 30 तक करा दिए। हम 80-87 क्वेश्चन करा देंगे तो समझिए कि ये आपका एक बुक तो कंप्लीट है। बाकी मिलते हैं इसी तरह से अगले कुछ वीडियो लेक्चर्स में। जो विद्यार्थियों के लिए बता दें कि जो नए जुड़े हैं, चाहते हैं कि अभी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस वगैरह अगर आपका पेपर है, अच्छे से प्रिपरेशन करना, अच्छे से तैयारी करना है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। इससे आप संपर्क कर लीजिए 8825376551। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर, सारा कुछ है। ठीक है, आप इससे जोड़ेंगे। एक सब्जेक्ट के लिए आपसे 51 रुपये की राशि ली जाएगी। उसके बाद आपको PDF वीडियो लेक्चर्स, डाउट्स क्लियर कर करके आपकी तैयारी को बेस्ट हम करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।